please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. शुक्रिया अमीश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। इस्लाम के नाम पर जो लोग आतंकवाद और कट्टरता फैला रहे हैं, आज भारत की धरती से उन्हें आईना दिखाया गया। ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जॉर्डन के नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन ने किया। जॉर्डन के किंग पैगंबर मोहम्मद साहब के वंश की 43वीं पीढ़ी के हैं, इसीलिए उनकी नसीहत हवाबाजी नहीं है। सीरिया, इजराइल और इराक जैसे मुल्कों से घिरा होने के बावजूद जॉर्डन उदार, स्थिर और समृद्ध है। इसी तरह इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भारत उदार मुल्क है। भारत और जॉर्डन की दोस्ती दो उदार मुल्कों की दोस्ती है। ये दो बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्कों की दोस्ती है। उदार और ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी ने इस्लामिक स्कॉलर्स की मौजूदगी में दोनों नेताओं का संदेश बहुत साफ था। दोनों ने आतंकवाद के खिलाफ जंग को मजहब पर हमला मानने से इनकार कर दिया। यह संदेश सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कट्टरता फैलाने वालों के लिए एक सबक की तरह है। यह मजहब के नाम पर लादेन, बगदादी और हाफिज सईद जैसे के सिर आंखों पर बिठाने वालों के लिए एक पैगाम है। इसीलिए कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। हम तो पूछेंगे कि क्या इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वाले हाफिज सईद, मसूद अजहर और जाकिर मूसा मजहब को बदनाम नहीं कर रहे? सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या पीएम मोदी और शाह अब्दुल्ला की जोड़ी आतंकवाद को कुचलने में सफल हो पाएगी? और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि क्या मजहब और विज्ञान की सही शिक्षा से कट्टरता को खत्म करने में मदद मिलेगी? कट्टरपंथियों पर वार, कुरान और कंप्यूटर हथियार, इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, जिसमें इस्लाम के बड़े बड़े जानकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और दोनों बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन एक नजर भारत और जॉर्डन की इस दोस्ती पर। हमारी परंपरा की समृद्ध विविधता हमें वह संबल देती है जो आज के अनिश्चितता और आशंका से भरे विश्व में और हिंसा और द्वेष से प्रदूषित संसार में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए यह बेहद जरूरी है। हमारी यह विरासत और मूल्य, हमारे मजहबों का पैगाम और उनके उसूल वह ताकत है जिनके बल पर हम हिंसा और दहशतगर्दी जैसी चुनौतियों से पार पा सकते हैं। And the truth is that today's global war against terror is not a fight between different religions or peoples. It is between moderates of all faiths and communities against extremists whose faith is hate and violence. We need to recognize and reject the misinformation such groups promote about Islam, or indeed any other faith. समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। And the text of our resolution specifically included language to be inclusive of all people of goodwill, including both Muslims and Hindus. My friends, it was wisely said, the world is one family. However different our countries and our peoples are, we have a shared responsibility to each other. To recognize our shared humanity, to act righteously in the sight of God,
This is my faith, the faith I teach my children, the faith shared by 1.8 billion Muslims around the world. A quarter of humanity. This is traditional, tolerant, plural, and madhab-based Islam. इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी का हमला करने वाले शायद ये नहीं समझते कि नुकसान उस मजहब का होता है जिसके लिए खड़े होने का वो दावा करते हैं. Such ideologies of hate distort the word of God to stir up conflict and justify crimes and terror. And we need to take these dangers seriously. But they should never be allowed to distract us from the truth. To protect these strangers in the same way you would protect yourselves, your properties, your children. The teaching behind the Sharif statue: compassion, mercy, respect for others, was passed on to me by my father, His late Majesty King Hussein. हमारी कोशिश है कि आप जैसे प्रभावशाली नेताओं के साथ मिलकर जॉर्डन जैसे दोस्तों के साथ और सभी संप्रदायों के मजहबों के नेताओं के सहयोग से एक ऐसी जिम्मेदाराना जागरूकता पैदा हो जो सारी मानवता को रास्ता दिखाए. That faith should draw humanity together. It is faith that brings us the Golden Commandments. Commandments held in common by multiple world religions. To love God, the good, and love our neighbor. It is faith that inspires the everyday experiences of people in countries like India and Jordan. मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं. आपके जवाबों का हमको लगातार इस लाइव पोलिंग के दौरान इंतजार रहता है कि क्या मोहम्मद साहब के वंशज और प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती इस्लामिक कट्टरता को खत्म करने की दिशा में सही कदम है. अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं. #HTP और #नमोस्ते किंग जॉर्डन के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं. मेहमानों का परिचय कराते हैं. यहाँ खास लोग जो आज इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं. उनमें चाहूँगा कि आज की डिबेट को ध्यान से सुना जाए. सबसे पहले प्रोफेसर अख्तर वासिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका. आप जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप प्रेसिडेंट हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के. आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से. मोहम्मद खान साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी मोहम्मद साहब स्वागत करता हूँ. और जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊँ. सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ हैं. तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस वक्त कनाडा से हमारे साथ हैं. तारिक साहब शुक्रिया. डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद हैं लखनऊ से, सोशल रिलीजियस कमेंटेटर हैं, पेशे से वकील हैं, आपका भी स्वागत करता हूं. और अब्दुल रहमान आबिद साहब है जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल के. आप सबका इस डिबेट में तहे दिल से स्वागत है. मेरा पहला सवाल तारिक फतेह साहब आपसे और फिर मैं डिबेट को ओपन करता हूँ. फतेह साहब, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से दुनिया भर में एक खौफ हो गया है कि आप अगर इस्लाम के फॉलोअर हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है. अमेरिका से लेकर जापान तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जगह जगह पर तमाम मुल्कों ने एहतियातन बहुत से ऐसे बदलाव कर दिए अपने पहनावे में, अपने रहन सहन में, जहाँ पे आप बुर्का नहीं पहन सकते हैं, आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं. मेरा ये कहना है इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद बढ़ा, जो कट्टरता के नाम पर मिलिटेंसी बढ़ी, टेररिज्म बढ़ा बीते एक दशक के दौरान, क्या आपको लगता है कि ये किंग जॉर्डन ने जो बातें कही,
प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की, ये एक रास्ता हो सकता है कि उदारवाद कट्टरवाद का मुकाबला कर सकता है अभी भी, इस वक्त भी? तारिक फतेह साहब, देखिए, जॉर्डन का जो सिलसिला है, बड़ी अच्छी बातें की किंग अब्दुल्ला ने, लेकिन जॉर्डन बजाते खुद एक किंगडम है जहां जमहूरियत नहीं है। ये आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। जहां डेमोक्रेसी है इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड में, मसलन टर्की में आप देखिएगा कि वहां बिल्कुल फैशिज्म आसमान पे है। यानी जो इस वक्त दहशतगर्दी एर्दोगान साहब कर रहे हैं, आप देखिए कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं। इसी तरह मिस्र के अंदर जब जमहूरियत आई तो फॉरेन मुस्लिम ब्रदरहुड इलेक्ट होगी और उसको हटाने के लिए प्रेसिडेंट सीसी आए। अब हमारे मुसलमानों का ये मसला पिछले कोई है 30-35 साल का, जब से तेल की कीमत बढ़ी और मौलवियों ने संभाला हमारी गर्दन से कि क्या करोगे। अब किंग अब्दुल्ला सही बात कर रहे हैं कि मजहब नहीं ये सिखाता। मतलब ये है कि मजहब को सियासत से अलग करना हुआ, तभी चैन और सुकून की जिंदगी हो सकती है, वहीं डेमोक्रेसी हो सकती है। चाहे वो जापान है, इंडिया है या कोई और मुल्क। मिलन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बहुत बड़ा कदम है। लेकिन सवाल हर मुसलमान को ये सोचना है कि जहां पे भी डेमोक्रेसी आती है वहां पे क्यों इस्लामिस्ट, जमात इस्लामी या मुस्लिम ब्रदरहुड की हुकूमतें इलेक्ट हो जाती हैं, और क्यों हम अपने ही मुसलमानों को कुर्दिस्तान में या बलोचिस्तान में या वेस्टर्न सहारा में एक मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क पे कब्जा किए हुए इंतहाई जुल्म कर रहे हैं हम एक दूसरे के ऊपर। सीरिया में कोई हिंदू तो नहीं मार रहा ना, मुसलमान ही मार रहा है ना मुसलमान। जी बिल्कुल। या यमन में भी यही है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट नहीं कह सकते कि ये आंसर है, लेकिन ये रास्ता सही दिखाया है दोनों अपने इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने और किंग अब्दुल्ला। ठीक है, वसीउर रहमान साहब, आप क्योंकि वहां मौजूद थे, आपने अख्तर साहब आप वहां पर मौजूद थे, आपने ओपनिंग स्पीच भी दिया, आपने वेलकम एड्रेस भी किया। हम अगर वर्ल्ड के मैप पे देखते हैं तो जॉर्डन एकमात्र ऐसा मुल्क उस इलाके में दिखाई देता है जहाँ पर पीस है, जहाँ पर स्टेबिलिटी है, जहाँ पे अमन चैन है। एक तरफ सीरिया, एक तरफ सऊदी अरब, एक तरफ ईरान, हर जगह परेशानी, हर जगह आतंकवाद, हर जगह आईसिस का खौफ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सीखा जा सकता है जॉर्डन से, और क्या हमारे मुल्क के जो लोग हैं जिन पर कट्टरपंथी होने का इल्ज़ाम लगता है वो क्या सीख सकते हैं? नहीं, देखिए, अम्मान डिक्लेरेशन जो है किंग अब्दुल्ला का वो बहुत मशहूर है और आज का नहीं है, आज से एक दहाई से ज़्यादा पहले था। दूसरे, उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया कि उन्होंने दुनिया में अमन और शांति के लिए अम्मान डिक्लेरेशन की बात की हो, बल्कि बाद में उन्होंने इंट्रा रिलीजियस इस्लाम के अंदर जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके बारे में भी एक गोष्ठी रखी, कॉन्फ्रेंस रखी, और उसमें भी एक डिक्लेरेशन सामने आया। फिर तीसरी बात जो है वो ये कि जब कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े लीडर पोप पॉल ने उस वक्त, आज मौजूदा ने नहीं, इनसे पहले वालों ने जब एक बयान दिया इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, तो उन्होंने शोर शराबा नहीं किया, गाली नहीं बकी, बल्कि उन्होंने कुरान के आधार पे उनको एक ख़त भिजवाया क्या मैं दुनिया के गणमान्य मुसलमानों की तरफ से। क्या मैं इस बात का सौभाग्य मुझे ये प्राप्त है कि मैं तीनों चीज़ों में सिग्नेचर मेरे हैं, हिंदुस्तान की तरफ से 2 ही लोगों के सिग्नेचर है। तो मतलब हमारे कहने का ये है कि वो इस तरह का इनिशिएटिव लेते रहे। जहाँ तक तारिक फतेह साहब ने अभी एक बात कही जो उनके यहाँ विरोधाभास हमेशा होता है, एक तरफ वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फिर जब डेमोक्रेसी है दुनिया में कहीं और मुल्कों के अंदर, तो फिर वहाँ की जनता को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों को लाती है। यही तो कॉन्फ्लिक्ट समझ में आता है कि अगर जनता क्या रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रही है? नहीं, जनता ही चाहती है कि हार्डकोर लोग आ जाए, रेडिकलाइजेशन एग्जांपल वो एक बात भूल जाते हैं कि बरसों से जो लोग दमन चक्र में फंसे हुए हैं, क्या में आतंकवाद 2 तरह का है, एक वो है जो स्टेट का है
मतलब जो डिक्टेटर्स करते रहे हैं, जब उन डिक्टेटर्स को बाहर निकालने के लिए जनता कोई फैसला करती है तो जो अल्टरनेटिव मौजूद होता है उसी के लिए करती है, वो जो है बुनियादी तौर पे उनके लिए करती है। और हमें ये मौका देना चाहिए कि चुनाव वोट के जरिए ही लोग बदले जाएं। तो आप चाहेंगे कि जॉर्डन में भी डेमोक्रेसी हो? नहीं, क्योंकि वहां जमहूरियत नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने ये बात उन्होंने कह दी, वो तो स्वीपिंग रिमार्क्स के माहिर हैं जी। ये वो भूल जाते हैं कि वहां पर एक पार्लियामेंट है, वहां पर इलेक्शन होते हैं, वहां पर एक प्राइम मिनिस्टर होता है। ये सही है कि हेड ऑफ द स्टेट इज ए मोनार्क। आपकी बात का जवाब देना चाह रहा है तारिक फतेह। सुधांशु जी, बात तारिक, सियासी जमातों के बगैर जमहूरियत नहीं होती। ऐसी जमहूरियत तो पाकिस्तान में भी चल रही है। नहीं, मैं तारिक फतेह कह रहा हूं, तारिक फतेह, आपको जमहूरियत होना चाहिए इसकी ज्यादा चिंता है या इस बात की चिंता है कि वहां पर डिनेस्टी चली आ रही है और ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आपने कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखाया कि टर्की में क्या होगा, आपने मिस्र भी दिखाया। जी, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि ये बड़ी तल्ख बात कहने की है, लेकिन जॉर्डन की रॉयल फैमिली जॉर्डन से है ही नहीं। ये हिजाजी हैं जिनको अंग्रेजों ने वहां से हटा के एक भाई को सीरिया में डाल दिया, एक को इराक में डाल दिया और एक को जिसे ट्रांस जॉर्डन कहते थे। तो ये फैमिली वहीं की है ही नहीं। ये तो हमारे यानी पुरानी कई 100 साल से जो हिजाज की रॉयल फैमिली थी उनके हैं ये बेटे या परपोते या जो भी है। उससे क्या मेरा सिर्फ ये नहीं, एक बात उससे फर्क ये हुआ, ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अब्दुल्ला रहे हों या फैसल रहे हों, ये अपनी मर्जी से जाके काबिज नहीं हो गए शाम में, इराक में और जॉर्डन में। इनको जो कॉलोनियल पावर्स थी, उन कॉलोनियल पावर्स ने जबरदस्ती जो अलग किया चूंकि वो उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहे थे, पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को, और उसके लिए उन्होंने एक अल्टरनेटिव रिजीम जो थी उसको नज्द से लाके पूरे सऊदी अरब में बिठा दिया और जो यहाँ के लोग थे हिजाजी उनको डिस्प्लेस किया। चूंकि कॉलोनियल पावर जो है वो हिस्ट्री नहीं बदलती है, खाली वो ज्योग्राफिया भी बदलती। ठीक है सुधांशु जी, तारिक फतेह साहब, मैं आता हूं, और भी पैनलिस्ट है मेरे साथ, माफी के साथ तारिक फतेह साहब माफी के साथ। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि ये जॉर्डन एक उदार मुल्क, मॉडर्न मुल्क, कंप्यूटर और कुरान की बात प्राइम मिनिस्टर अपने करते हैं, क्या ये एक रास्ता हो सकता है एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का? देखिए, जॉर्डन ने मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है वो निश्चित रूप से एक सराहनीय उदाहरण है, क्योंकि उसकी सीमाएं जिन जिन देशों से लगती हैं, सीरिया हो, इराक हो, इन सब जगहों पे आप देखें तो कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का एक माहौल बना हुआ है। मगर जो बात अभी तारिक फतेह साहब ने कही, उन्होंने कहा कि जमहूरियत आती है तो फिर क्या होता है। देखिए, कई बार जमहूरियत होने के बावजूद ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि जिनसे आप कह सकते हैं जाने में अनजाने में टेररिज्म को बढ़ावा मिल जाता है। मैं उदाहरण अपने देश का देता हूं। केरल में मार्च 2006 में केरल की विधानसभा एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करती है। सर्वसम्मत, एक भी विधायक ने अगेंस्ट वोट नहीं दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों के विधायक शामिल थे। क्या प्रस्ताव पारित करती है कि अब्दुल नसीर मदनी, जो कोयम्बटूर विस्फोट का मुख्य आरोपी है और तमिलनाडु की जेल में था, उसे रिहा कर दिया जाए। अब बताइए कि जमहूरियत में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपैरेटस का अगर हम आतंकवाद के समर्थन में इस प्रकार का उपयोग करेंगे तो फिर हमारे लिए चाहे जॉर्डन के शाह ये बोले, चाहे प्रधानमंत्री जी बोले, किसी भी प्रकार से समाधान कैसे निकलेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, बंगाल में फारिद हकीम थे, पश्चिम बंगाल के इलेक्टेड मिनिस्टर हैं, और वो बुलाकर पत्रकारों को अपनी लोकलिटी दिखा के कहते हैं कि देखो भाई, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और ये मिनी पाकिस्तान है। आप उत्तर में आके देखिए, जम्मू सुधांशु जी, आपकी बात जिस समय जाकिर मोहम्मद खान साहब जवाब देना चाह कि ये कश्मीरियत के दोनों उदाहरणों इस्लामी खलीफा। भाई, मैं इनका जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम इन चीजों का पुरजोर विरोध नहीं करेंगे, कुछ तो सकारात्मक बोलिए। मैं एक बात में पूरा कर लूं। देखिए, होता क्या है कि जानते क्या होता है, जो रेडिकल तबका होता है वो बड़ा मुखर होता है। वो मुखर होता है तो जहां जमहूरियत लोग लगने लगता है शायद ये एक पोलर पॉइंट की तरह काम करेगा, और जब वो पोलर पॉइंट जैसा दिखने लगता है तो लोग उसकी तरफ झुकने लगते हैं। और ये आज से नहीं हुआ है,
1920 में खिलाफत आंदोलन से लेके जिन्ना के समर्थन से लेके और बाद में उदारवादी मुस्लिम किनारे होते चले गए, और चाहे अब्दुल्ला बुखारी हो और फिर चाहे कांग्रेस के अंदर के कट्टरपंथी हो या ओवैसी हो, ये सारी चीजें ठीक है। मोहम्मद खान, इसलिए आपने दोबारा इस समस्या मोहम्मद खान बिल्कुल बोलिए। सुधांशु जी, बड़े सब्र से मैंने आपकी बात सुनी। आज इस पूरी तैयारी से आया था मैं सुमित भाई, इस उम्मीद से कि आज इस डिबेट पे कम से कम आज हम इनका समर्थन करेंगे। इतनी अच्छा बयान दिया, इतना महत्वपूर्ण बयान दिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यही आज का मुद्दा था। दोनों नेताओं ने, दोनों देश के लीडर्स ने ऐसे खूबसूरती से बयान रखा कि अच्छा लगा। मुझे पहली बार लगा, मेरी जाती राय है कि 4 साल में मोदी जी का पहला स्टेट्समैन लाइक बयान था ये। और मैं सोच रहा था सुधांशु जी शायद आप भी उस राह पे चल पड़ेंगे आज, मगर फिर वही घिसी पिटी राजनीति, फिर ही वही ऊंचे ऊंचे एग्जाम्पल्स, मिसालें आप देने लगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज का टॉपिक है कट्टरवाद। कट्टरवाद जो होता है धर्म देख के नहीं होता, हर धर्म में कट्टरवादी होते हैं सुमित जी, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। इतिहास पिछले 700 साल का गवाह है। मैं भी जेरूसलम गया था पिछले हफ्ते, एक स्पोक्स पर्सन का डेलीगेशन गया था, भाजपा के मित्र थे, बसपा के मित्र थे, हम सब गए थे। जेरूसलम का इतिहास हमें यह दिखाता है, ये पिछले 700-800 साल से अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग वजहों से लड़ाई होती रहती है। कोई किसी के नाम पे वर्गलाता है, कोई किसी के नाम पे वर्गलाता है। धर्म में कमी नहीं होती, कोई धर्म ये नहीं सिखाता। मेरे वालिदैन ने भी मुझे धर्म पढ़ा के भेजा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं आज एक हिंदुस्तानी हूं, गर्व से कहता हूं यहां पे आके कि मुझे बड़ी, इस देश ने हमेशा अपने तौर पे बिल्कुल अपनेपन से अपनाया। जो आज मैं कामयाब हुआ हूं, जो भी थोड़ी बहुत मेरी कामयाबी है, उसमें सबका उसमें हाथ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। मैं आपको गिन के मिसालें दे सकता हूं, इसलिए मैं ऐसे चैनलों पे आके पूरी बुलंद आवाज में बोलता हूं कि मुझे गर्व है हिंदुस्तानी होने पे। मगर फिर आप आके ऐसी मिसालें देते सुधांशु जी। आप सोचिए, जो लोग आज ये डिबेट देख रहे होंगे, आपसे उम्मीद रख रहे होंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने मिसाल पेश की, आप उस मिसाल को आगे ले जाते। तारिक फतेह जी तो मुझे पता नहीं वो शर्मिंदा है मुसलमान होने पे या नहीं, मुझे समझ नहीं आया ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। देखिए, हर कंट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं, सर बड़ा प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी सक्सीड कर गई है, कुछ में नहीं करी है। मोरक्को की भी मिसाल दी, उसमें भी मुसलमान है, और अफ्रीका में भी कई देश है जिसमें कोई धर्म से ताल्लुक नहीं। मैं आपको एक मिसाल दिलाता हूँ, आप इतिहास के छात्र रहे हैं तारिक फतेह साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अडोल्फ हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को मार दिया। उनका क्या धर्म था? उनका किसी धर्म से कोई लेन देन था? या जब उनके साथ क्या मुसलमान नहीं मिले तो उसमें किसी धर्म के वो थे? जब वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2, उसमें धार्मिक कोई वजह नहीं थी। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जूरिस्ट, सुनिए तारिक फतेह साहब, शायद आप कुछ सीख लें। मैं आपको एक बात बताऊं, एक जूरिस्ट थे थॉमस अक्वाइनस, वो कहते थे अगर आप धर्म हटा दोगे ना दुनिया भर से, तो इंसान की फितरत ऐसी है वो कोई और जड़ ढूंढ लेगा लड़ाई की। और ये बात सही है, जहां कम्युनिज्म है वहां जमीन पे लड़ते हैं, जहां धर्म है वहां धर्म पे लड़ते हैं। ठीक है तारिक फतेह, इसका इलाज सिर्फ सुमित भाई है इल्म हासिल कराइए। नहीं सुमित भाई, देखिए जी बोलिए तारिक, हमारे यहाँ प्रॉब्लम 30 सेकंड्स, हाँ बोलिए। कि हमें सच से बड़ा मसला है। मुफ्ती पैलेस्टाइन ने जाके हिटलर से मुलाकात की, और जिन यहूदियों को मारा गया उसके अंदर कौन लोग शामिल थे? बॉस्निया के अंदर, एसएस के अंदर। किसका भी इल्जाम मुझे ये बताइए कि वो क्या कभी आपने हिंदू मुसलमान का डिबेट नहीं है आज तारिक फतेह साहब, आज का डिबेट है सबका साथ सबका विकास। हम सबको आज हम ऐसे एक चौराहे पे खड़े हैं कि जरूरी है कि हम सब साथ आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है, आपको श्रेय देना चाहिए इस बात का। तारिक फतेह साहब जो हैं, इनको डिस्टॉर्ट करने की आदत है। ये मुफ्ती आजम फलस्तीन की आज बात कर रहे हैं, कल ये कह सकते हैं कि हमारी जो आईएनए थी, आईएनए के बहुत से लोग जो थे उन्होंने भी जर्मनी में वो किया था। मेरी मजबूरी है, मैं आप लोग को टोक रहा हूं, मजबूरी है मुझे हेडलाइंस लेनी है इस वक्त की, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। सच से बड़ा मसला है। मुफ्ती पैलेस्टाइन ने जाके हिटलर से मुलाकात की, और जिन यहूदियों को मारा गया उसके अंदर कौन लोग शामिल थे? बॉस्निया के अंदर, एसएस के अंदर। किसका भी इल्जाम? मुझे ये बताइए कि वो क्या कभी आपने हिंदू मुसलमान का डिबेट नहीं है आज तारिक फतेह साहब, आज का डिबेट है सबका साथ सबका विकास। हम सबको आज हम ऐसे एक चौराहे पे खड़े हैं कि जरूरी है कि हम सब साथ आगे बढ़े। हम आगे बढ़े उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं कि जनता क्या कह रही है अपने पोलिंग के जरिए। क्या किंग और पीएम मोदी की दोस्ती इस्लामिक कट्टरता को खत्म कर पाएगी? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल में 90% है, और ट्विटर पोल पर भी हाँ कहने वालों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर 84% हाँ में कह रहे हैं कि ये जो भारत और जॉर्डन जो 2 उदार मुल्क हैं, ये
कट्टरता को लड़ने के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकते हैं। रिजवान अहमद और आबिद साहब, मैं बारी बारी से आपके पास आता हूं। सैयद रिजवान अहमद, मेरा पहला सवाल आपसे, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस्लाम और आतंकवाद को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाने लगा है आज की दुनिया में। ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं इस वक्त दुनिया की कि कट्टरता के साथ इस्लाम को जोड़ देते हैं, आतंकवाद के साथ इस्लाम को जोड़ देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन जड़ों से, इन क्लचेस से कैसे निकाला जा सकता है, कट्टरपन से कैसे इस्लाम को बचाया जा सकता है? देखिए साहब, अगर आपने एक सवाल पूछा है, मैं बहुत लंबी हिस्ट्री बहुत जल्दी आपको बुलाऊंगा, पर गिव मी अनइंटरप्रेटेड हियरिंग। सुमित भाई, 2-3 चीजों की आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहली, 99% मुसलमान ये मानता है कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा नहीं पढ़ोगे तो तुम जन्नत और अल्लाह तक, स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। पहली बात। दूसरी बात, 99% मुसलमान ये मानता है कि जब दुनिया खत्म होगी तो पूरी दुनिया में मुसलमान की हुकूमत होगी। दूसरी बात। तीसरी बात, इस्लाम में सबसे पहले टेररिज्म आया 11वीं सेंचुरी एडी में। जो ये मोहम्मद साहब बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, ये जरा ध्यान से मेरी बातें सुने। वो कौम कहलाई हशीशियत, वो ईरान की हसन इब्बास का एक सेक्ट था जिसमें पहली बार वो लोग हशीश खा के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते थे। इस मारे उनको हशीशियत का नाम दिया गया। दैट वाज द फर्स्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स। उसके बाद हमारे पास आया अबू गजाली का इस्लाम, जो कट्टरपंथ का इस्लाम था। उसके बाद आया इब्न तैमिया का इस्लाम 13th सेंचुरी में। इससे बच्चे कैसे रिजवान भाई? मजहब के ये इतिहास है, मैं भविष्य की बात करना चाहता हूं। मैं एक बात बोलूं अपने भाई मैं इसके बाद उसके बाद 3 किताबें लिखी गईं। पहली किताब थी द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ जिहाद, दूसरी लिखी गई प्रिपेयरिंग फॉर जिहाद, जरूरी है मैं इनकी बात का जवाब और तीसरी लिखी गई द माइलस्टोन जो मुस्लिम ब्रदर रिजवान अहमद, वो तीनों किताबें। रिजवान साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। रिजवान साहब, भविष्य की बात करिए। इन कट्टरपंथी ताकतों से, सोच से, विचार से कौन बाहर निकालेगा इस्लाम को? अगर हिंदू धर्म में कुरीति थी तो स्वामी दयानंद साहब ने आए थे ना, उन्होंने कहा ना कि बाल विवाह खत्म होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कौन इस्लाम को बचाएगा? ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सुमित भाई, जब मुस्लिम देशों से पेट्रोल खत्म होगा, पेट्रोल, इस्लाम आतंकवाद से अपने आप बाहर आ जाएगा। आबिद साहब, यही सवाल है सेम मेरा, कौन बचाएगा? सबसे पहले तो मैं आज आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने प्राइम मिनिस्टर के उस मीठे बोल पर आज डिबेट रखी है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आज सुबह जब विज्ञान भवन से खड़े होकर जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के साथ एक आवाज़ लगाई, वो इतने मीठे बोल थे, इतने अच्छे बोल थे कि अगर वही सदा आज पूरे देश का मीडिया लगा रहा होता तो मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी एक तरफ प्राइम मिनिस्टर विज्ञान भवन से खड़े होकर के मोहब्बत का, दोस्ती का, भाईचारे का, अमन का पैगाम देने की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो है हमारे देश के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वसीम रिजवी और फला किस को लेकर के जो है वही हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, वो सारी डिबेट चलती रही। अफसोस की बात है, लेकिन आपको मुबारकबाद इस बात के लिए कि आपने इस पॉजिटिव एजेंडे को आज उठाया। बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, यहाँ पर प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब ने शुरू में बहुत पॉजिटिव और बहुत ही बुनियादी बातें रखी हैं। हमारे 2 साथी पैनलिस्ट बैठे हुए, इनकी मजबूरी है बेचारों की कि हमेशा इनको निगेटिविटी हर चीज में करने की आदत पड़ गई है। बीच में समय बहुत जाया हो रहा है, एक दूसरे की बातों पर कमेंट ना करें। देखिए, हम फ्यूचरिस्टिक बात करें, हम अपने मजहब को सुधारने की बात करें। बिल्कुल हम कैसे बचाएंगे इसको? अगर आपके पास रास्ता है तो सुझाइए, नहीं रास्ता तो बताइए, मैं किसी और के पास जाऊँ। आप जैसे तमाम स्कॉलर मेरे साथ। 30 सेकंड आप दीजिए। ठीक है, दिए 30 सेकंड, लेकिन मुद्दे पर बात करिए। देखिए, सुधार किसी भी चीज का होता है जिस जगह पर बिगाड़ होता है।
जिस समाज में बिगाड़ होता है, जिस घर में बिगाड़ होता है, उसी घर से सुधार की बात होती है, वो मुअस्सिर होती है, वो पावरफुल होती है, वो अच्छी होती है और वो पैरों चलती है। कौन कर रहा है? अरे सुनिए सुनिए, सब्र रखिए जरा सा। लेकिन जब आप आतंकवाद की बात करते हैं तो आतंकवाद नाम का एक तो ये इल्जाम सरासर गलत है कि इस्लाम में आतंकवाद है। बिल्कुल ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, पर ये हो रहा है। आबिद साहब, मैंने बहुत दुख के साथ आप भी कुछ बातें कह रहे थे, वो बहुत ही चिंताजनक चीजें हैं जो आपने निशानदेही की थी जिन दो चीजों की, छोटी छोटी चीजें हैं वो। बिल्कुल बच्चे ऐसा पूछते हैं और बच्चे ऐसा कहते हैं, तो ये बहुत ही एक कहिए कि घिनौने समाज की पिक्चर हमारे सामने आ रही है। अरे फतेह साहब सुन तो लीजिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आतंकवाद कहां से निकला? हथियारों का बिजनेस पूरी दुनिया में कौन करता है? किसके हथियार बेचे जाते हैं आतंकवाद के लिए? मैं पूछना चाहता हूं, गैस और तेल का बिजनेस पूरी दुनिया में किसके कब्जे में है? कौन इस बिजनेस पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए आतंकवाद की बना देता है, इस्तेमाल करता है? तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये नशा आवर चीज जो रिजवान साहब ने अभी हवाला दिया, हशीश का, हीरोइन और अफीम का, ये बिजनेस पूरी दुनिया में कौन फैला रहा है? कौन सी ताकतें हैं वो जो इन बिजनेस को जिंदा रखने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रही है? बुनियादी सवाल है, लेकिन मुझे आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि आप शुतुरमुर्ग बन रहे हैं। आप जानबूझकर अपनी आंखों को बंद कर लेना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं होगा आबिद साहब, हमको अपने अंदर झांकना होगा। आप सारी दुनिया पे सवाल खड़े करिए, उस वक्त अपने अंदर के लोगों को ढूंढिए ना। से सहलाने से नहीं होगा कुछ। सुधांशु जी, अब मोहम्मद साहब आ रहा हूं। सुधांशु जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, बीते 3-3.5 साल में थोड़ी सी राजनीतिक इसमें वो चीज जोड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 3 तलाक पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के साथ भी दोस्ती करते हैं, फिलिस्तीन भी चले जाते हैं और किंग जॉर्डन के साथ भी खड़े हैं और सऊदी अरब भी चले जाते हैं। डिप्लोमेसी के लेवल पर अगर बात किया जाए तो पूरा एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश में हिंदुस्तान लगा हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इन कोशिशों से क्या मुसलमानों के मन में मोदी जी की चाहत बढ़ी है? क्या उनकी ये बातें जो आज उन्होंने कही, कुरान और कंप्यूटर का जो उदाहरण दिया, क्या आपको लगता है कि जो कड़ी सोच के लोग हैं, जिनको हम कट्टरवादी या कट्टरपंथी कहते हैं, वो रास्ते पर आएंगे, वो अपने विचार बदलेंगे मोदी जी की बात सुन के? ओवैसी साहब सुधांशु जी, देखिए, ऐसा है, मोदी जी की जो अप्रोच रही है वो ये रही है कि विकास को आगे बढ़ाकर समाज के सभी तबकों को साथ में लेकर आगे बढ़ा जाए और उस कारण से जो मजहबी कट्टरपन की संभावनाएं हैं वो कम होती। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर कोई आपसे पूछे कि इस देश में आर्थिक दृष्टि से सबसे बेहतर हालात मुसलमानों के किस राज्य में हैं, तो गुजरात में, क्योंकि लंबे समय तक वहां पे शासन करने का मौका मिला। आप एक और बात आप देखते होंगे कि आतंकवाद की संलिप्तता में भी वो राज्य बहुत पीछे है। तो इसका कारण यह है कि यदि आप सबको साथ में लेकर विकास की बात करते हैं तो ये चीजें खुद ब खुद छूटती चली जाती हैं। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने बहुत अच्छे इंटेंशन से बात कही, जॉर्डन शाह ने बहुत अच्छे इंटेंशन से बात कही, पर अभी आबिद साहब ने जो एक बात कही ना, उनकी बात का भी मैं समर्थन करता हूं, मगर आंशिक रूप से। यह सच है कि दुनिया में कट्टरपंथी सोच किसने फैलाई? 1957 में जब आइजनहावर डॉक्ट्रिन दिया अमेरिका ने, तो उसने सोचा कि कम्युनिज्म की नेचुरल एंटीडोट रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, और उसके बाद दुनिया में चाहे अफगानिस्तान में सपोर्ट करना हो या निकारागुआ में करना हो, सब जगह उन्होंने किया, भारत में भी करने का प्रयास किया। परंतु यह सही है कि रोक किसी और ने लगाया, और मैं रिजवान साहब की बात पे भी कहता हूं, उनकी बात भी सही है। अगर 1% भी आपकी बॉडी में इंफेक्शन आ गया है तो आज हकीकत यह भी देखिए कि रूस का चेचेनिया हो, चाइना का सिचांग प्रोविंस हो, बर्मा हो, थाईलैंड हो, आर्मेनिया, अजरबैजान हो, चाहे यूरोप के तमाम देश हो, चाहे इथोपिया हो, अगर सब जगह वो चीज दिखाई पड़ रही है तो कहीं ना कहीं समाधान उसी वर्ग को निकालना होगा जिसके यहां ये इन्फेक्शन आ गया है। और अगर वो समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं होगा तो फिर मेरा मानना है जॉर्डन के शाह चाहे जितना अच्छा प्रयास करें, भारत में मोदी जी जो जितना भी प्रयास करें, भारत की परंपरा सही। देखिए, एक वाक्य और इस्लाम से जुड़े हुए लोग, आज होली का दिन वाले लोग, होली का दिन है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, में विश्वास करते हैं, क्या वो किसी को ढूंढ पाएंगे, निकाल पाएंगे, खोज पाएंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल। हम बगदादी खोज लेते हैं, हाफिज सईद खोज लेते हैं, लेकिन हम सुधारवादी आदमी नहीं ढूंढ पाते हैं। क्यों? मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि अगर कहीं सुधारवादी लोग रहे हैं इस्लाम में, वो हिंदुस्तान में रहे। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं। देखिए, अगर आप दिल्ली में, अगर आप निजामुद्दीन बस्ती सीधा चले, हजरत निजामुद्दीन का मज़ार, बीबी फातिमा का मज़ार, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मज़ार, इन सब का मैसेज क्या था?
वो लोग बोलते थे छोड़ो ये सब सोच विवाद वाली, सब एक हैं, सब साथ चलेंगे। सूफीज्म जो भक्ति मूवमेंट था जिसने हिंदुस्तान में जिसकी जड़ें पैदा हुई, वो क्या सिखाता था कि सबको साथ चलना चाहिए। आज आप जाते हैं मज़ारों पे, आप देखते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं, सब आते हैं एक साथ। क्यों? ये ताकत इसीलिए है क्योंकि उनका मैसेज जो है टाइमलेस है, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 400-500 साल पहले था। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम मुसलमानों की सोच है वो ये है कि हम सबको साथ चलना है। क्यों इतनी भारी तादाद में लोग आके आईएएस का इम्तिहान देते हैं? आप देखिए पुलिस देख लीजिए, आईएएस देख लीजिए, आईएफएस देख लीजिए, बिना किसी आरक्षण के मुसलमान वहां पे कहते हैं ऊंचे दर्जों पे नहीं पहुंचते। मेरे वालिद साहब खुद एक एग्जांपल है। आप आर्मी में देख लीजिए, जब कश्मीर में रिक्रूटमेंट हुआ था पिछले साल, इतनी भारी मात्रा में लोगों ने रिक्रूटमेंट किया था। और स्पोर्ट्स में ये तो हर कोई अपना करियर बनाने के लिए करता है। लोग जो होते हैं जो हर चीज में बुरी चीज देखना चाहते हैं, उनका कोई मैं आपकी बात को भी मानता हूं, लेकिन तारीफ फतेह की चिंता भी जायज है। आप इन लोगों को और प्रोत्साहन दीजिए, लोगों को कौम के लिए मिसालें बनाइए, नहीं कौम के बारे में बुरा भला कहते रहे। आपको फर्क पे फोकस नहीं करना है। देखिए हमारी जिम्मेदारी है नेताओं होने के नाते कि लोगों के बीच जो कॉमन है मोहम्मद भाई, आप लोग जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो ऐसे लोगों को कहां ढूंढ रहा है? मेरी चिंता इस बात की है कि कुछ वोट पाने की खातिर, कुछ वोटों की खातिर आप समाज को, आप देश को, आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को पीछे छोड़ देते हैं कि हमको चुनाव जीतना है। ये जो राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से इस्तेमाल करती हैं किसी भी धर्म के लोगों का, आपका बिल्कुल सही है, मगर आरोप इधर नहीं, सुधांशु जी की दोनों जगह, सब जगह, सबके लिए बोल रहा हूं। चुनाव में हमने एक एक अल्फाज का वजन नाप के इस्तेमाल किया, बहुत सोच समझ के हमने मगर एक बात दिए। हमें मेरा ख्याल है कि हमें गुजरात इस वक्त राजनीतिक राजनीतिक बातों से हटके ये बात जो आपने सवाल, जो असल मूल सवाल है उसका जवाब चाहिए कि जो आतंकवाद है उसको लड़ने के लिए खुद कम्युनिटी के अंदर से लोग आने चाहिए। हम क्यों नहीं आ रहे? नहीं, हम ये नहीं, है तो कहां है? नहीं, मैं आपको देखिए माफ कीजिएगा, चूंकि अब आपको जब आपने सवाल उठाया है, मैं आपको बताता हूं आतंकवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा फतवे हिंदुस्तान के मुफ्तियों ने दिए। नंबर 2 आता हूं तारिक साहब, नहीं नंबर 2 जो सबसे ज्यादा रैलियां हुई हैं वो हिंदुस्तान में हुई हैं। नंबर 3 हमारे यहां से दाइश में और जो इस तरह के आतंकवादी ग्रुप हैं उनमें एक तरह से तकरीबन जो सारे आंकड़े आए हैं, सरकारी आंकड़े आए हैं, मुश्किल से 30 से 35 लोग उसका हिस्सा बने हैं। मैं उस पर भी चिंता है मुझे। मैं एक बात और बात सुनिए, और दूसरी बात जो है वो ये, हम उस लड़ाई को बराबर लड़ रहे हैं। हमें मालूम है हमने पड़ोसी मुल्क से जो कारोबार हुआ है दहशत और वहशत का, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और एक बात और अर्ज कर दूं, लेकिन मैं ये एक बात आपसे कहना चाहता हूं, तारिक फतेह ने एक बात बड़ी आपकी बात में जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने एक बड़ी खतरनाक बात कही, मैं उसे भी कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुफ्ती आदम फलस्तीन हिटलर से मिलने चले गए। मैं जो बात कहना चाहता हूं को अंग्रेजों के कॉलोनियल रूल के खिलाफ उस जमाने में दुश्मन का दुश्मन जो था वो तारिक फतेह, मैं आऊंगा आपके पास, आपने अपनी बात की, मैं आऊंगा। तारिक फतेह अपने बयान को बचा के रखिए, मैं आपके पास लौटता हूं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तारिक फतेह जवाब देना चाहेंगे इस बात का, ब्रेक के उस पर। तो क्या कट्टरवाद को उदारवाद मात दे सकता है? इसी मुद्दे पर एक बड़ी बहस चल रही है। आप देख सकते हैं जनता की क्या राय है। क्या किंग जॉर्डन और पीएम मोदी की दोस्ती इस्लामिक कट्टरता को ख़त्म कर पाएगी? हाँ कहने वाले अब 91% है एसएमएस पोल में, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ट्विटर पोल में भी ज़्यादातर लोग, 84% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं कि हाँ, ये दोस्ती जो 2 उदारवादी मुल्कों की है, ये एक्सट्रीमिज्म को, कट्टरवाद को चुनौती दे सकती है। मेरे तारिक फतेह, रिजवान भाई पे आऊँगा। तारिक फतेह, क्योंकि आप बोलना चाह रहे थे, मैंने ब्रेक ले लिया था। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस्लाम में चाहे बगदादी हो, चाहे उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, इस तरह के लोग बड़ी आसानी से मिल जाते हैं जो कुरान का, जो इस्लाम के तमाम इंटरप्रिटेशंस का गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करके भड़काते हैं, उकसाते हैं, अपनी सेनाएं बना लेते हैं और दुनिया में अशांति फैलाते हैं। लेकिन शांति लाने वाला, इस्लाम का गांधी, अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी इजाज़त से, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा हमको? वो क्यों नहीं सामने आ पाता है? इस वक्त हम 2 लोग बैठे हुए हैं और हम पे कुफर का इल्जाम तो लग चुका है अब तक। देखिए, मैं एक बात पहले कहूं,
आप मुझे बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में सुबह से शाम तक हर मस्जिद के अंदर एक हदीस को लेके यहूदियों के ऊपर लानत भेजी जाती है। 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे से लेके बुढ़ापे तक जुम्मे के जुम्मे जो खुतबा होता है उसमें कौमुल काफरीन पे मुसलमानों की फतह की बात होती है और घर चले जाते हैं। टीवी शो पे आके कहते हैं कि सबके साथ काम करो। ये हम कैसे दोगलापन अडॉप्ट कर सकते हैं? दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि लोगों ने कहा कि साहब बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, यहाँ पे बड़े फतवे निकलते हैं। अरे एक फतवा बताइए जिसमें कहा हो कि आज की दुनिया में जिहाद का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह के तो देखें, इनसे कहलवा तो दें। ये फौरन कहेंगे जिहाद का मतलब जंग नहीं है, जिहाद का मतलब है अपने आप से। हम इतना झूठ बोलने के आदी हो गए हैं कि हमें सच से खौफ आता है, और जो शख्स सच बोलता है उसके ऊपर इनके पास फौरन एक फतवा होता है कि ये कर रहे हैं, उसे ये एजेंट है कहते हैं। एक सोच के लिए गिने चुने एग्जांपल देना एक पर्टिकुलर नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए, ये बायस है और ये गलत है। आप एक तरफा बयान दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहूदियों के, ईसाइयों के या किसी के खिलाफ हमसे कहा गया है, हमारी तरबियत ये है कि उनको बुरा मत कहो, चूंकि और बुनियादी बात ये है, और बुनियादी बात ये है कि काफिर की जो परिभाषा है उसके बारे में आप बात नहीं करते। जिहाद जो है हम कहते हैं कि बगदादी हो, हम कहते हैं बोको हराम हो, हम कहते हैं लश्कर तैयबा हो, हम कहते हैं जैश मोहम्मद हो। ये बुनियादी तौर पे जिहादी नहीं है, फिसादी हैं, और उनके पैरोकार और उनके सरपरस्त जो है वो तारिक साहब अभी तो मैं आता हूं। तारिक साहब आप जिहाद के खिलाफ क्यों नहीं फतवा लगाते? मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा हूँ, ना मैं फतवा लगाता हूँ, ना फतवे को वो करता हूँ। मैं बुनियादी ये फतवे का कारोबार आप करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं आपने आपने फतवों की बात की थी ब्रेक के उस पर कि ऐसे फतवे तमाम इशू हुए। उन्होंने एक बात पूछी आपसे काउंटर में कि जिहाद के खिलाफ कौन सा फतवा है, बताइए। हम तो कह तो इस्लाम को जिहाद से अलग करने वाला, फिर बता दीजिए। चुप कर हम तो कह रहे हैं ना, हमने उनसे कहा कि ये हमने उसके जिहाद, हम इसे जिहाद मानते ही नहीं है, इसे फिसाद मानते हैं। आपके मानने से क्या हो रहा है? लेकिन जिहाद के नाम पर बुरा नहीं मानिएगा। जिन लोगों को बरगलाया जा रहा है, जिन लोगों को भड़काया जा रहा है, वो जिहाद के नाम पर ही किया जा रहा है, वो फसाद के नाम पर नहीं किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से हाफिज साहब, मेरा सवाल आपसे आप बोलना भी चाह रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए है कि शिक्षा की कमी है, ये सिर्फ इसीलिए है कि इल्म की कमी है, और शायद इसीलिए कुरान के साथ कंप्यूटर की बात की जाती है। कंप्यूटर मतलब एजुकेशन, पढ़ाई, मॉडर्न। सुमित भाई जिन क्षेत्रों में शिक्षा की कमी है वहां शिक्षा की कमी की बात होगी, लेकिन जिस जगह पर तारिक फता साहब अटके हुए हैं ना, प्रोफेसर अख्तर, मैं अगर अपनी जबान से कहूंगा, उसी चीज पे आ रहा हूं, एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए। अपने आप को, हालात को सुधारना कैसे, उस पर राय दीजिए। मैं सुधारने वाली बात कह रहा हूं ना। अगर मैं अपनी जबान से काफिरीन और जिहाद की यहाँ बैठ के तशरीह करूंगा तो इन्हें फिर चिढ़ होगी कि मौलवी बोल रहा है। आबिद साहब सॉरी, आबिद साहब पूरे अदब के साथ, पूरे हम्बलनेस के साथ मैं ये रखना चाहता हूँ टेबल पे, मैं ये रखना चाहता हूँ, क्योंकि तारिक फतेह साहब कुछ तरीके सुझा रहे हैं कि ये बदलिए। आप लोग नहीं सुन रहे, इसीलिए ये मैसेज जा रहा है। जो इस्लामियात के प्रोफेसर हैं और बहुत बड़े प्रोफेसर हैं इस देश के, पूरा देश इन पर गर्व करता है, उनकी जबान से क्यों नहीं सुन लेते तारिक फतेह साहब? मुझ पर भी लेकिन चूंकि तबीयत इनका मिजाज बन गया है, चाहे रिजवान साहब हो, तारिक साहब हो, ये हर चीज में निगेटिविटी। मैं कहना ये चाहता हूं कि आज का दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने और जॉर्डन के बादशाह ने, अब किंग अब्दुल्ला ने आकर के विज्ञान भवन से जो आवाज लगाई है, उस आवाज को मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, जो कमी है उस कमी को दूर करने की जरूरत है, ना कि किसी पर लांछन लगा करके अपने आप को हीरो बनाने की नहीं। पर उन्होंने आप पे लांछन नहीं लगाया भाई। आप ये पर्सनल क्यों ले रहे हैं? आबिद भाई, आप पर्सनल क्यों ले रहे हैं? मैं क्लियर समझा रहा हूं।
अरे रहमान साहब आप पर्सनल क्यों ले रहे हैं कम्युनिटी पे मजहबी एतबार से पूरा ऐसे किसी निष्कर्ष पर निकला जा सुमित भाई मैं आता हूं एक लाइन कहने दीजिए अख्तरुल वासी साहब से बात करा ली। एक बात सुमित भाई, इन्होंने एक दफा भी ये नहीं कहा कि कुरान में कहा गया है ला इकराह फिद्दीन, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इन्होंने एक दफा भी नहीं कहा लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए है। सवाल ये है कि इस मूल जो शिक्षा है इसकी तो बात नहीं करते, ये इधर उधर की बातें करते। ठीक है रिजवान अहमद। सुमित भाई बोलिए। मुस्लिम्स का कट्टरपन सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका और यूरोप में लड़के लड़कियां लैपटॉप और आईफोन हाथ में लेके और 4-4 क्रेडिट कार्ड अपनी जेब में रख के आईएसआईएस के लिए लड़ने गए हैं। 50 मुस्लिम देशों में आज तक डेमोक्रेसी नहीं आ पाई है। ये हमारे डीएनए में आ गया है। इसका पढ़ाई से, लैपटॉप से, आईफोन से कोई लेना देना नहीं है। और जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने आज बड़ी मीठी बात बोली है, ये बात तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी 50 साल बोल के गई है। पिछले 4 साल में ये तीसरा मौका है जो प्रधानमंत्री ने इस तरह की बड़े स्तर पे एक पैगाम देने की कोशिश की है। एक दिन वो था जब जापान के प्राइम मिनिस्टर को लेकर के वो मस्जिद में गए थे, 50 साल वो एक कोशिश थी। तुम लोगों ने क्या कर लिया? अरे आप जैसे लोग होने कहां देते हैं मेरे भाई। मैं कह रहा हूं कि प्रोफेसर अख्तरुल वासी जैसा दानिश्वर आज सौभाग्य से हमें मिला हुआ इस डिबेट में, उनसे क्यों नहीं सुन लेते? लेकिन बोलने से क्या होता है? अंदर जो है वो जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, अच्छी बात सुनना नहीं चाहते, नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूं मैं खामोश होने को तैयार हूं, प्रोफेसर साहब से सुन लीजिए ना। सुमित अवस्थी उनसे सवाल करेंगे, आपको जो सवाल करना है आप ही कर लीजिए। तरक्की नहीं पाओगे। अरे मैं कह रहा हूं देखिए, राशिद भाई रिजवान भाई आप दोनों को रोकूंगा। वक्त जाया हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। मेरे ख्याल से आज का दिन हिंदू और मुसलमान को करीब लाने का, दोनों की दोस्ती करने का, आबिद साहब आप 50 बार डिबेट में आपसे दुगनी तेज आवाज चिल्ला सकता हूं। आज चिल्लाने का वक्त नहीं है आबिद साहब, आज गिरेबान में झांकने का दिन है। आज अपने आप को संभालने का दिन है। सुधांशु त्रिवेदी मैं आपके पास आना चाहता हूं, बिल्कुल आखिरी कुछ 2 ही मिनट बचे मेरे पास। आबिद भाई हो सकता है कि रिजवान अहमद और तारिक फतेह की बातें आपको नहीं समझ में आ रही हूं, पर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को समझ में आ रही हूं। मैं आपकी बात और उनकी बात, दोनों की बात को सही मानता हूं, पर मेरा ये कहना है कि निजी आरोप प्रत्यारोप पे ना जाए, बड़ी पिक्चर को सोचें कि कैसे और क्यों एक कट्टरवाद आतंकवाद के नाम पर इस्लाम को बदनाम कर रहा है, जिसकी जब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर कर रहा, तो हम क्यों बैर कर रहे हैं भाई? सुधांशु जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीते जैसे अभी अब सबने बात की, चाहे मोहम्मद खान हो, चाहे आबिद साहब हो, चाहे वासे साहब हो, सबने कहा एक साथ इस बात को कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ बात की। क्या मुसलमानों में पैठ बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की? आपके विरोधी भी आपके हाँ में हाँ मिलाने लगे, आपके साथ खड़े होना चाहते? सुधांशु त्रिवेदी हम उम्मीद रखते हैं शब्दों में तो समृद्धि है मगर हरकत में भी बरकत होगी। देखिए मैं ये कहूंगा कि हम मुसलमानों को वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखते, हम उनमें खौफ पैदा करके वोट नहीं पाना चाहते, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करके वोट पाना चाहते हैं। और देखिए वक्त बदल रहा है सुमित जी, याद करिए 30 साल पहले का हिंदुस्तान था। शाहबानो केस में जहां तक धर्म के कट्टरपंथ की बात है, इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। वही मौलाना लोग कहते थे कि नहीं साहब वो 3 तलाक जो है वो धर्म का हिस्सा है। आज वही मौलाना लोग कहते हैं नहीं साहब वो 3 तलाक मजहबी सोच का हिस्सा नहीं है, ओरिजिनल इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो अगर ईमानदारी से चीज रखी जाए सामने आता है पॉजिटिव कितना धर्म का हिस्सा है कितना नहीं है, उसमें कभी बात करेंगे। कल्चर की जो लोग बात करते हैं बड़े ऊंचे स्तर पे आपकी पार्टी में है। अभी हलाले सुधांशु जी, मोहम्मद खान, मेरे पास बात कभी वासे साहब, फतेह साहब, आबिद साहब, रिजवान अहमद, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इस पर चर्चा होनी भी बहुत जरूरी थी। मेरी कोशिश आगे भी जारी रहेगी, जब इस तरह के मामले उठेंगे उस पर हम आत्ममंथन करने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिरकार इस्लाम की इसमें क्या गलती है, इस्लाम को क्यों नहीं सुधारा जाता, इस्लाम के अंदर के लोग क्यों नहीं खुलकर सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हाँ ये बीड़ा मैं संभालूंगा और मैं
बगदादी जैसी सोच की मुखालफत करूंगा, आप हमारा साथ दीजिए। इसी सोच के साथ, इसी बात के साथ अब चलते हैं 100 बात की एक बात के लिए किशोर के पास। गुड नाइट।